प्रोटीन जो हैं वो शरीर में उत्प्रेरक का काम करते हैं, इन्हें हम एंजाइम कहते हैं। एंजाइम जैव उत्प्रेरक हैं। ये हमारे शरीर में बहुत सारी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसलिए इन्हें हम जैव उत्प्रेरक कहते हैं। बच्चों, आपको पता है उत्प्रेरक क्या करते हैं? खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, परंतु इनकी उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की दर जो है वो बढ़ जाती है और अंत तक क्या होता है, ये जैसे थे हमें वैसे ही मिल जाते हैं। तो ये जो एंजाइम है ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको संपन्न कराते हैं। आइए समझें। देखिए, माल्टोज के एक अणु में जल की उपस्थिति में जब हम जलापघटन कराते हैं तो यहाँ हमें ग्लूकोज के 2 अणु मिल रहे हैं। माल्टेज एंजाइम यह अभिक्रिया कराने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार हमारे शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं में ये भाग लेते हैं। ये एंजाइम जब अभिक्रियाओं में भाग ले रहे होते हैं तो वहाँ हमारा शरीर उनके हिसाब से वातावरण निर्मित करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये pH 7 pH पे काम करते हैं। तापमान की बात करें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। इनका नामकरण देखें। एंजाइम का नामकरण या तो ये जिस यौगिक पे कार्य कर रहे हैं उसी के आधार पर रखा गया है। जैसे यहाँ देखिए, माल्टोज पे कार्य कर रहा है तो एंजाइम का नाम क्या हो गया? माल्टेज। क्या किया इसमें? जो एंजाइम का नाम है उसमें हमने पीछे में क्या जोड़ दिया है? एज जोड़ दिया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एंजाइम का नामकरण अभिक्रिया के आधार पर किया जाता है कि वो किस प्रकार की अभिक्रियाओं में उपयोग करता है। आइए देखें। इस प्रकार हमने ये अच्छे से समझ लिया कि एंजाइम का नामकरण अलग अलग प्रकार से किया गया है। चलिए आप देखें एंजाइम में क्या क्या लक्षण होते हैं। पहली बात कि इनमें बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में एंजाइम बहुत ही कम मात्रा में होता है और बहुत अधिक क्रिया करता है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी दक्षता क्या होगी? बहुत अधिक होती है। दूसरा देखें, अति विशिष्ट। हर एक एंजाइम एक निश्चित अभिक्रिया ही कराएगा और प्रत्येक अभिक्रिया के लिए हमारे पास अलग अलग एंजाइम होते हैं। आइए देखें आगे। इनकी गति को नियंत्रित करने के लिए गति अवरोधक भी हैं। बहुत से कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं जो एंजाइम की गति को कम कर देते हैं, इसे हम अवरोधक कहते हैं। और एंजाइम बहुत कम मात्रा में इनकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे अभिक्रिया पूर्ण होती है, एंजाइम जैसे थे वैसे ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये खास लक्षण थे एंजाइम के बारे में। एंजाइम के कार्य। एंजाइम का मुख्य कार्य भोजन को पचाना होता है। हमारे भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, इन सभी का शरीर के अलग अलग जगह में विघटन करना एंजाइम का कार्य होता है। आइए तालिका द्वारा इसे और समझें। भोजन का प्रकार, स्थान, एंजाइम, क्रियाधर, उत्पाद। ए, कार्बोहाइड्रेट।
मुंह, लार, टाइलिन, पॉलीसेक्राइड, डेक्स्ट्रिन, माल्टोज। आंत, अग्नाशय, एमाइलोपेप्सिन, पॉलीसेक्राइड, माल्टोज, ग्लूकोज। रस, आंत्र रस, माल्टेज, सुक्रेज, माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। लैक्टेज, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। बी, प्रोटीन, उदय, जठर रस, पेप्सिन, प्रोटीन, छोटे पॉलीपेप्टाइड। आंत्र, अग्नाशयी, रेनिन, केसिन, पैराकेसिन। रस, आंत्र रस, ट्रिप्सिन, प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड। छोटे पेप्टाइड में कीमोट्रिप्सिन, प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड। छोटे पेप्टाइड में अमीनो पेप्टिडेज, पेप्टाइड श्रृंखला, अमीनो अम्ल। ट्राई एवं डाई पेप्टिडेज, पेप्टाइड श्रृंखला, अमीनो अम्ल। सी, लिपिड, उदर जठर रस, लाइपेज, वसा, ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल। आंत्र, अग्नाशयी, आंत्र अग्नाशयी रस, स्टेप्सिन, वसा, ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल। डी, न्यूक्लिक अम्ल। आंत्र अग्नाशयी रस, राइबोन्यूक्लियेज, आरएनए, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लियेज, डीएनए, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। आंत्र रस, फॉस्फोडाइएस्टरेज, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड। फास्फेटेज, मोनोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एवं अकार्बनिक फॉस्फेट। चलिए बच्चों, आइए अब हम इन एंजाइम की क्रियाविधि को समझने की कोशिश करते हैं। ताला चाबी मॉडल। जिस प्रकार कोई ताला एक विशिष्ट चाबी से ही खुल सकता है और बंद हो सकता है, किसी भी चाबी से नहीं, उसी प्रकार जैव रासायनिक क्रिया करने वाले पदार्थ किसी एक विशिष्ट एंजाइम से ही उत्प्रेरित हो सकता है, किसी भी एंजाइम से नहीं। आइए इसे समझें। पद 1। एंजाइम अणु में एक क्रियाशील स्थान होता है। क्रियाकारक पदार्थ इसी स्थान पर आकर जुड़ता है। वास्तव में क्रियाकारक पदार्थ का आकार ही कुछ ऐसा होता है कि वह एंजाइम के क्रियाशील स्थान में फिट बैठ सकता है। ऐसा होने पर जो संकुल बनता है उसे ES एंजाइम क्रियाकारक संकुल कहते हैं। पद 2। एंजाइम तथा क्रियाकारक के बीच बना सक्रिय संकुल एंजाइम उत्पाद संकुल में परिवर्तित हो जाता है। पद 3। अब एंजाइम उत्पाद संकुल से एंजाइम पृथक हो जाता है तथा उत्पाद बनता है। कभी कभी किसी एंजाइम में सक्रिय स्थल का आकार ठीक वैसा नहीं होता जैसे क्रियाकारक के आकार की मांग होती है। ऐसी स्थिति में
क्रियाकारक के आकार के अनुरूप एंजाइम के सक्रिय स्थल का आकार प्रेरण द्वारा बन जाता है, जिससे कि क्रियाकारक एंजाइम में फिट बैठ सके। इस प्रकार से प्रस्तावित मॉडल को प्रेरित समायोजन मॉडल कहते हैं। उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक, जिसे हम एंजाइम कहते हैं, इसके अंतर को तालिका के माध्यम से समझें। एंजाइम तथा उत्प्रेरक में अंतर। एंजाइम, उत्प्रेरक। पहला, एंजाइम प्रायः जटिल संरचना वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिनका अणु भार उच्च होता है। उत्प्रेरक केवल धातु अथवा धातु संकर अथवा हाइड्रोजन आयन जैसे सरल कण होते हैं, जो निम्न अणुभार वाले होते हैं। दूसरा, जीवित वस्तुओं से ही एंजाइम निर्मित होते हैं, जो सामान्यतः प्रोटीन होते हैं। ये अकार्बनिक या निर्जीव जगत के होते हैं। तीसरा, कार्यप्रणाली में एंजाइमों की अपनी विशिष्टता होती है। उत्प्रेरक सामान्य रूप से सभी क्रियाकारकों के लिए एक जैसा व्यवहार करते हैं। चौथा, एंजाइम की सर्वाधिक क्रियाशीलता शरीर के तापमान पर होती है। उत्प्रेरकों के लिए सामान्यतः उच्च ताप की आवश्यकता होती है। पांचवा, पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाते हैं। पराबैंगनी किरणों से नष्ट नहीं होते। छठवां, ये जैव रासायनिक क्रिया पश्चात नष्ट हो जाते हैं। ये रासायनिक क्रिया पश्चात नष्ट नहीं होते, भले ही इनमें भौतिक परिवर्तन हो जाता है। चलिए एंजाइम के संबंध में कुछ और तथ्यों को हम समझते हैं। इसमें है पहला, एंजाइम। देखें, जैसे उत्प्रेरक की क्रिया को बढ़ाने के लिए बहुत सारे सह उत्प्रेरक होते हैं या उत्साहवर्धन करने के लिए होते हैं, उसी प्रकार कुछ कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं। इन्हें हम सह एंजाइम कहते हैं। इसे भी समझें। इसमें यदि यह सह एंजाइम सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे हम क्या कह देंगे? कोफैक्टर। और अगर ये केवल क्रिया के समय, जब एंजाइम क्रिया कर रहा है और आकर जुड़ रहा है, उस समय हम इसे कोएंजाइम कहते हैं। और कोएंजाइम एंजाइम के जिस भाग से जाकर जुड़ रहा है तब हम उसे एपोएंजाइम कहते हैं। सह एंजाइम के अनुप्रयोग। पहला, रोगों की रोकथाम में। जैव प्रणाली में यदि एंजाइम की न्यूनता हो जाए तो रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी से बच्चों में जन्मजात रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए उपयुक्त एंजाइम को भोजन में दिया जाता है। ट्रायोसिनेज एंजाइम की कमी से एल्बिनिज्म नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसकी रोकथाम में भी एंजाइम का ही उपयोग किया जाता है। दूसरा, रोगों के उपचार में। रोगों के उपचार में विशेषकर हृदय रोग में मरीज को स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम दवाई के रूप में देने से हृदय में जमे रक्त की थक्कों को विलय करके अलग किया जा सकता है। तीसरा, उद्योगों में। मदिरा उद्योग तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण में
एंजाइम का उपयोग किया जाता है।